नमस्कार, आप देख रहे हैं मराठा प्रहार और मैं हूं आपके साथ अनीशा। आज हमारे साथ एक ऐसी गायिका जुड़ चुकी है जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत ख्यात है, जिनका नाम है विदुषी शोभा चौधरी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। मराठा प्रहार के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नवीन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने पंचम निषद क्लासेस ओपन की है, तो जब आपने ये ओपन करने का सोचा तब आपको स्टूडेंट्स का और अपने फैमिली मेम्बर्स का किस प्रकार से सपोर्ट मिला? एक्चुअली पंचम निषाद संगीत क्लासेस ओपन करने का तो कोई विचार ही नहीं था। मैं मेरी साधना में लगी थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थी। इंदौर आने के बाद, शादी के बाद इंदौर आई, यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस थी। सर्विस के साथ साथ मेरी साधना चल रही थी और ऐसा लगा कि बैंक से जब घर आती थी तो मैं साधना में बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि घर के कामकाज दिखते थे। और जब बच्चे हुए तो बच्चे भी छोटे थे तब भी, तो मैंने एक दो स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया, इसलिए कि वो सामने आके बैठेंगे तो मैं अपने सारे काम एडजस्ट करके उनको थोड़ा समय निकाल के उनको सिखाऊं और साथ साथ मेरा भी रियाज़ होता रहे। ऐसे शुरू किया और एक बच्चे से और एक जुड़ते गए, लेकिन सर्विस के कारण मैं उसको प्रायोरिटी पे नहीं लिया था। मैंने सिखाना प्रायोरिटी पे नहीं था, मेरी साधना, सर्विस। और जो बच्चे एक दो उसमें मेरी बेटी भी थी, बेटा था, आस पड़ोस के दो चार बच्चे थे, वो आते थे, उनको ही सिखाती थी। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे दिलचस्पी ही सिखाने में है, बैंक में नहीं है, तो मैंने बैंक का जॉब छोड़ने का निर्णय लिया। और बैंक का जॉब छोड़ने के बाद मैंने, यह मेरा जो पैशन था, यह मेरी जो पसंदीदा बात थी कि मेरे पास जो ज्ञान है उसको मैं बांटूं, बच्चों को सिखाऊं, तो उसमें मुझे आनंद आने लगा। और मैंने धीरे धीरे फिर बच्चे वैसे ही आने लगे। तो बैनर भी नहीं था, पंचम निषाद कोई नाम नहीं था, बस सिखाती थी। एक दिन गुरुजी घर पे आए। मेरे गुरुजी इसी हॉल में, जिस हॉल में मैं बैठी हूँ, इस हॉल में वो गाए। और उनका मैंने जो रिव्यू था प्रोग्राम का, वो न्यूज़पेपर में देने की मेरी चाह थी, लेकिन वो पेपर में नहीं आया। मुझे उसका जवाब ये मिला था कि घर की महफिलें हम न्यूज़पेपर में नहीं देते, कोई आपका बैनर हो तो आप बताइए। तब नेक्स्ट ईयर जब फिर से इस हॉल में प्रोग्राम करने का मन हुआ तो मेरी फ्रेंड देवकी पंडित आई और देवकी पंडित का गाना इसी हॉल में हुआ। तब उसकी न्यूज़पेपर में आए इस उद्देश्य से मैंने पंचम निषाद यह बैनर ओपन किया। उस दिन देवकी पंडित ने ही उसका इनॉग्रेशन किया था। और आज इसी साल 25 साल हमें कंप्लीट हुए। ये हमारा रजत जयंती वर्ष है पंचम निषाद का। तो इस रजत जयंती वर्ष में अभी अगले फरवरी महीने में अच्छा धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। पंचम निषाद ऐसे ही अनायास आ गया, शायद भगवान की इच्छा हो। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आपका पैशन जो था वो संगीत था, लेकिन आप जॉब करते थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो जब आपने बैंक से जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया तब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन आया था? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कंप्लेंट करना चाहती हूँ। नहीं, मेरे मिस्टर की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं बैंक का जॉब छोड़ूं, क्योंकि लोगों को तो नौकरियां नहीं मिलती है। बैंक जैसी नौकरी तो उस समय मैंने ज्वाइन किया था 1981 में, तो उस समय बैंक की नौकरी मिलना तो बहुत ही कठिन काम था। हालांकि मुझे नौकरी मिली तब मैंने परीक्षाएं दी थी। उस समय बोर्ड होता था, क्या नाम था उसका, बैंक का जो बोर्ड होता था उसकी परीक्षाएं होती थी। और परीक्षाएं दी, 3-4 बार परीक्षा दी, 3-4 बार मेरा अलग अलग बैंक पे सिलेक्शन हुआ। उसके पहले, सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मेरे मिस्टर बैंक ऑफ इंडिया में थे और वो ये कहते थे कि अगर हम दोनों एक ही बैंक में रहे तो हमें दोनों को प्रमोशन लेकर ऐसी सिटी में हमारा तबादला होगा कि जहाँ 2 ब्रांचेस है, क्योंकि एक ब्रांच में तो दोनों को रखते नहीं हैं। तो ब्रांच 2 होगी, 2 ब्रांच होगी तो सिटी बड़ी होगी। तो इसलिए मैं फिर से परीक्षा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस होने के बावजूद मैं और परीक्षा दे रही थी ताकि मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिले। लेकिन 3-4 बार
यूको बैंक मिली, इंडियन ओवरसीज़ बैंक मिली, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया नहीं मिली। बैंक ऑफ इंडिया वालों की डिमांड ही नहीं थी और इसलिए बैंक ऑफ इंडिया नहीं मिली तो एक दृष्टि से अच्छा ही हुआ, ना मैंने प्रमोशन लिया ना मेरे मिस्टर ने लिया और मैं गाना कर पाई। भगवान की भी यही इच्छा होगी। इन 25 सालों में जो आपको पंचम निषद का रिस्पांस मिला है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। पंचम निषाद संगीत संस्थान, यह बैनर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा है। हमारे देश में तो सभी कलाकार जानते ही हैं, इसलिए कि एक तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं से तालीम ली। सबसे पहले इंदौर आने के बाद स्वर्गीय माधवराव जोशी जो किराना घराने की गायकी करते थे, उनके पिताजी गोपालराव जोशी हमारे होल्कर स्टेट में राजगायक थे। तो उनके यहाँ पर मैंने शुरू में इंदौर आने के बाद शुरुआत की थी। धीरे धीरे उन्हीं के अंडर मैंने एमए किया, एमफिल किया और संगीत अलंकार भी किया। वो चले गए, उसके बाद जब मुझे एमफिल में पंडित वामनराव राजूरकर सिखाने आते थे तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया, क्योंकि एक घरानेदार गायकी क्या होती है, ग्वालियर का घराना मेन घराना समझा जाता है और ये घरानेदार गायकी क्या होती है ये मुझे उसी समय मालूम पड़ा जब मुझे पंडित वामनराव राजूरकर सिखाते थे। घर के पास ही रहते थे, इसलिए बैंक का जॉब करके उनके घर सुबह 7 बजे जाती थी और आने के बाद खाना वगैरह बना के बैंक जाती थी। उसके बाद पंडित वामनराव राजूरकर के बाद पंडित बाला साहब पूछवाले घर आने लगे। पंडित सबसे एक 8 साल के बाद मेरा परिचय हुआ पद्मभूषण पंडित CR व्यास जी से। वह अपने यहाँ शनि मंदिर में गाने आए थे। मैं पंडित वामनराव राजूरकर जी से मैं सीख ही रही थी और पंडित व्यास बुआ जब आए यहाँ गाने तो मुझे उनकी गायकी बहुत प्रभावित कर गई, क्योंकि आगरा घराने की जो बंदिशों के बोल किस अंग से डालना और लयकारी युक्त वो जो गाना होता था, तो वो मुझे बहुत प्रभावी कर गया। उसका प्रभाव बहुत हुआ और मेरे एमए के समय भी मैंने व्यास बुआ की खूब कैसेट सुनी थी ताकि मैं उनकी गायकी का और अभ्यास करूं। शायद भगवान को शायद वो लगा ही होगा कि व्यास बुआ का गाना पसंद कर रही है, तो व्यास बुआ यहाँ गाने आए। और व्यास बुआ यहाँ जब गाने आए अपने शनि मंदिर में तो मैंने उनसे चर्चा की। उन्होंने कि मुझे आपसे सीखना है, तो सीखना है मैंने कितना इजीली बोल दिया उनको कि बाबा मुझे आपसे सीखना है। पर वो तो विचार करते रहे कि इंदौर में रहती है, मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम आप कैसे क्या आओगी, बच्चे? मैंने कहा हाँ हैं, 2 बच्चे हैं। क्या करती हो? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हूँ, मिस्टर बैंक ऑफ इंडिया में है, कैसे करोगी? तो मैंने फिर उनको कहा कि नहीं बाबा, आप जब जब कहेंगे मैं आऊँगी और एक 4-5 दिन रहूँगी, आप जो सिखाएंगे वो सीख के मैं लौट आऊँगी और फिर मैं उसका रियाज़ महीना भर करूँगी, अच्छे घोटूँगी उसको। बार बार रटन करना पड़ता है, रटन विद्या है, तो मैं अभ्यास करके फिर आपको सुनाने आ जाऊँगी। तो उनको लगा कि इसके जैसे बहुत आए होंगे शायद मेरे जैसे, ऐसा मेरे को उनके चेहरे से मैं पढ़ रही थी, तो कि हाँ कितने दिन करेगी ये तो लेकिन मेरी जो जिद्द थी वो जिद्द ने उनको हरा दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत जिद्दी हो और तुमने ये, क्योंकि 2 साल के बाद, 2 साल तो मैं मुंबई जाती आती रही, ऐसे ही बीच बीच में 1-1.5 महीने के बाद। और मैं कभी मुंबई में मेरे ननन के घर रहती, कभी मेरे सिस्टर के घर रहती, वो रहती डोंबिवली और कल्याण में, और बाबा रहते थे कुर्ला में। तो मैं वहाँ से वहाँ लोकल के धक्के खाते हुए मैं जाती थी आती थी, जाने आने में मेरा करीब 5 घंटे का समय जाता था। 2 साल के बाद उन्होंने देखा कि ये तो 2 साल हो गए ये यही कर रही है, तो उन्होंने कहा कि अब इंदौर से निकलना घर आना, घर से निकलना इंदौर जाना, अब कोई तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना, समय बर्बाद मत करना, बहुत इम्पॉर्टेंट समय है ये। और इसलिए मैं उनके घर जाती, उन्हीं के घर 4-4, 5-5 घंटे वो लेके बैठते थे। शाम को 4 बजे हम लोग गाने बैठते, रात को 8, साढ़े 8 कैसे हो जाते हमें मालूम नहीं। सुबह फिर 8 बजे लेकर बैठते तो 12 बज जाते, 12:30 बज जाते। फिर मम्मी उनकी मिसेस आती थी कि अभी खाना खाने का समय हुआ, चलो। तो इस तरह से मेरा बहुत लगन से मैंने सीखा उनसे, बहुत आनंद आया। वो दिन मेरे लाइफ के, मुझे लगता है कि वो फिर से तो कभी आने वाले नहीं है, लेकिन वो जो आनंद मुझे मिला है, मैं
कह नहीं सकती, इतना आनंद मुझे मिला है गुरुजी से आमने सामने बैठकर सीखने में और इतना स्ट्रगल करके सीखने में। मैम जैसा आपने बताया आपने ठुमरी की रानी जी से भी सीखा है, तो उनसे आपकी कैसे क्या मुलाकात हुई और उनसे आपने सीखना कैसे प्रारंभ किया, ये भी आप दर्शकों को बताइए। जी, क्या हुआ कि पद्म विभूषण गिरजा देवी जी, एक बार मैं कलकत्ता जब गाने गई, मेरा कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में उनको भी बुलावा था एज ए श्रोता। वो आने वाली थी लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से नहीं आई। मेरे कार्यक्रम का जब रिपोर्ट उनके कान पर गया होगा तो, और मेरी भी उनसे मिलने की इच्छा थी दूसरे दिन ITC SRA में, तो मैंने जो ऑर्गेनाइज़र थे उनको कहा कि मुझे गिरजा देवी से मिलना है। उन्होंने कहा कि नहीं, कल सुबह हम चलते हैं। उनके पास जब गए तो गिरजा देवी जी ने कहा कि कल तुम बहुत अच्छा गाई और ऐसा मुझे कान पे आई है बात, राग छायानट, और तुमने तो चैती भी गाई, तुमने तो ठुमरी भी गाई। तो हमने कहा कि मैं एकदम थोड़ी सकपका गई कि अरे इनके पास सारा कैसे मैटर पहुंच गया कि मैंने क्या क्या गाया। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने प्रयत्न किया है, अप्पा जी कहते थे उनको, अप्पा जी मैंने प्रयत्न किया है, अभी तो सीख ही रही हूँ। तो उन्होंने कहा चैती वगैरह कहाँ सीखी। हमने कहा कि मैं तो विदुषी शोभा गुर्टू को फॉलो करती हूँ, उनका बहुत सुनती हूँ, और सुन सुन के मुझे कुछ सिखाया नहीं है। ठुमरी कजरी ये प्रांत अलग है, ख्याल गायन का तो मेरा अभ्यास चल रहा था, लेकिन ठुमरी वगैरह का प्रांत अलग होने से वो मैंने किसी से सीखा नहीं था, लेकिन मैं गाती थी। तो उन्होंने कहा मुझे सुना कल तुमने जो गाया। मैंने कहा राग छायानट रात का राग है। हाँ हाँ, हम रात का ही राग अभी सुनना चाहते, 11 बजे थे सुबह। तो उन्होंने राग छायानट सुना, बहुत तारीफ़ की। फिर चैती सुना, तो चैती भी मैंने सुनाई, सब बन अम्बुआ बहोर एले रामा। तो वो चैती सुनने के बाद उन्होंने, तुम्हारे तो अंग में तुम्हारे पास वो अंग है, ठुमरी कजरी चैती दादरा ये गाया करो आप। फिर मैंने उनको कहा कि मैं सीखी नहीं हूँ प्रॉपर, तो मुझे थोड़ा सा संकोच होता है लोगों के सामने गाने में, क्योंकि बनारसी ठुमरी, बनारसी चैती वगैरह, बनारस के जो शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर पाती ठीक से। तो उन्होंने कहा नहीं, उस पर ध्यान दो, वो हो जाएगा, बड़ा कठिन बात नहीं है, लेकिन तुम जो गा रही वो अच्छा गा रही हो, और हमारे पास अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ज़रूर आ सकती हो। नेकी और पूछ फिर मैंने तो पकड़ लिया और तब से मेरा वहाँ कलकत्ता जाकर गाना उनसे सीखना शुरू हुआ। तो वो भी एक बहुत एक मेरे लाइफ का ऐसा पीरियड है कि मैं कभी भूल नहीं सकती उसको। मैम देश विदेशों में भी आपकी बहुत ख्याति है, आप आती जाती रहती हैं, तो आप हमें उसके बारे में भी बताइए कि आपको किस तरह वहाँ से पुरस्कार मिले हैं और आप किस तरह वहाँ परफॉर्म करते हैं। देश विदेश में खास करके अमेरिका में, सिंगापुर वगैरह में जब गई तब कार्यक्रम परफॉर्म करने के लिए भी गई। हालांकि मेरे बच्चे भी होते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके अलावा कई बार वहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। वहाँ के जो विदेशी लोग हैं, हमारे जो हिंदू है, वो तो इस चाव से आते हैं कि हमारे इंडिया से कोई कलाकार हमारा आया है। यहाँ भले ही वो सुनते नहीं होंगे, लेकिन वहाँ इसलिए आते हैं कि इंडिया से कोई कलाकार आया है, तो वो सुनने ज़रूर आते हैं। और विदेशी लोगों को भी, बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट है शास्त्रीय संगीत में। बहुत लोग वहाँ सीख रहे हैं, ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, इंडिया से कई गुरु उनको सिखा रहे हैं, सितार, वायलिन या सारे इंस्ट्रूमेंट्स, गाना भी। तो वो लोग चाहते हैं कि अगर इंडिया से कोई आता है तो उनके कार्यक्रम होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। तो ये कार्यक्रम वहाँ पर होने का सिलसिला चलता रहता है। वहाँ पर मुझे भी ऐसे ही गाने का मौका मिला और कई बार मैंने अमेरिका में गाया। मैम आप हमारे दर्शकों को भी ज़रूर कुछ गा के सुनाइए। अभी पिछले 2 वर्ष कोरोना में इतने बुरे गए हैं सभी के लिए। मैं एक संदेश देना चाहूँगी, या मैं मेरी इच्छा जाहिर करना चाहूँगी कि सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और यही मेरा संदेश मैं एक छोटी बंदिश है राग अहिर भैरव की, उसके माध्यम से देना चाहती हूँ।
जिया सुख पावे नि सा दीन मेरो ओ गुणवंता तेरो जिया सुख आवे। मैम, आज की जनरेशन जब विदेशी गानों की तरह प्रेरित हो रही हैं, वहाँ से इंस्पायर हो रही हैं, आप इंडिया की सॉन्ग्स को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको पूरे मराठा प्रहार न्यूज़ की ओर से साधुवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मराठा प्रहर चैनल का, और बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू लिया, इसलिए आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर मराठा प्रहार को सब्सक्राइब कीजिएगा।